गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। हम पढ़ रहे थे इस्मत चुगताई की लिखी कहानी कामचोर, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई है। इसमें लेखिका ने कामचोर अर्थात आलसी बच्चों की कहानी है, जिसमें बताया है कि बच्चे अक्सर काम से जी चुराते हैं, उन्हें खेलने कूदने और मस्ती करने में ही आनंद आता है। तो इस कहानी में लेखिका ने बताया है कि अगर ऐसी दिशा में ऐसे बिना सही दिशा निर्देश के, बिना सही तरीके से बच्चों को अगर काम बताया जाए, जिन्होंने कभी किया ही नहीं है काम को, उन्हें अगर काम बताया जाए तो वे किस तरह से काम को करते हैं और क्या क्या मुसीबतें घर वालों को होती है, ये इस पाठ में बताया गया है। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताया गया है। तो कहानी की शुरुआत में लेखिका कहती है कि अम्मी और अब्बू में ये तय होता है बहुत वाद विवाद के बाद में कि जो नौकरों की फ़ौज है उन्हें हटा दिया जाए, ताकि ये जो बच्चे हैं, ये मोटे मोटे बच्चे हैं जो कुछ भी काम अपना खुद नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें खुद अपना काम करने देने के लिए नौकरों की फ़ौज को हटा दिया जाए। उसके बाद उन्हें काम दिए जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि अगर वो ढंग से काम करेंगे, जो जो काम बताए हैं वो काम करेंगे, तो उन्हें तनख्वाह भी मिलेगी। अब बच्चों की फ़ौज होती है बहुत सारी और काम कुछ एक काम उन्हें बताए जाते हैं, जैसे कि दरी झड़काना, आंगन साफ़ करना, पेड़ पौधों में पानी देना। तो सारे बच्चे तनख्वाह के लालच में काम करना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कैसे काम किया जाता है। तो सबके सब पहले दरी को झड़काने लगते हैं और इतनी ज़ोर ज़ोर से झड़काते हैं कि पूरे घर में धूल भर जाती है। उसके बाद आंगन की सफाई का काम शुरू करते हैं, तो एक झाड़ू होने की वजह से उसे तोड़ देते हैं, पूरी ख़राब कर देते हैं, और जिसके हाथ में जो सीख आती, जितनी सीखें आती, उसी से वे उल्टे सीधे हाथ मारकर सफाई करने लगते हैं। अब सफाई करने, क्योंकि धूल पहले से है तो और ढंग से सफाई हो नहीं पाती, और ज़्यादा धूल उड़ती है, तो वो लोग सोचते हैं कि पहले पानी का छिड़काव कर लिया जाए। तो पानी छिड़कने की वजह से और पहले से धूल होने की वजह से वो कीचड़ बन जाता है। फिर वे लोग सोचते हैं कि चलो ये काम भी हमसे नहीं हो सकता, तो उसके लिए पेड़ पौधों में पानी डालने का काम करने की सोचते हैं। तो उसके लिए पानी देने के लिए कोई बर्तन भी चाहिए। तो बर्तन जिसको जो मिलता है वो बर्तन उठाकर नल पे जाते हैं, और वहाँ भी पहले खुद का बर्तन भरने के लिए फिर घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, और इस बीच अपना बर्तन न भर पाने की वजह से लड़ाइयाँ शुरू होती है, धक्का मुक्की, और बर्तनों से और कोहनियों से मारपीट शुरू हो जाती है। तो घर के जो बड़े होते हैं उन्हें भेजा जाता है ताकि उनकी जो लड़ाई है उसे ख़त्म किया जाए, और उनको देख के ये सारे भाई बहन, सारे बच्चे भाग जाते हैं। अब इसमें पढ़ते हैं आगे। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और न पेड़ पौधों की देखभाल हमसे हो सकती है, तो कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दे। तो लेखिका इसमें लिखती है कि जब ये लड़ाई झगड़ा हो रहा था, धींगा मुश्ती का मतलब लड़ाई झगड़ा, तो उसमें कुछ बच्चे कीचड़ में भर गए, लथपथ होना मतलब पूरा सन गए कीचड़ से। तो उन्हें नहलाने के लिए जो भी बचे थे नौकर, वो कम थे, इसीलिए पास के बंगलों से, पास के घरों से और नौकरों को बुलवाया गया ताकि इन बच्चों को नहलवाया जा सके। उन नौकरों को एक बच्चे को नहलाने के 4 आने के हिसाब से पैसे दिए गए। तो आगे लिखा है कि हम लोग कायल हो गए, सचमुच ये सफाई का काम अपने बस का नहीं। कायल होना का मतलब होता है प्रशंसक होना, या योग्यता जो जिसमें है इस काम की, उसका प्रशंसक होना। तो हम लोग जो सफाई करने का काम है उसके कायल, जो काम करते हैं सफाई का, उनके कायल हो गए, यानी उनको हमने मान लिया कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस का नहीं है, हम सफाई नहीं कर सकते और न ही पेड़ पौधों की देखभाल हमसे हो सकती है। तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो काम करना पड़ेगा ताकि हमें रात का खाना मिले। तो इसलिए उन्होंने मुर्गियों को बंद करने का काम करने का सोचा। तो बस शाम से ही जो बाँस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के
वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तो जब उन बच्चों ने सोचा कि चलो मुर्गियों को बंद करने का काम करते हैं, तो शाम होते ही मुर्गियों को, उनके जो घर होता है मुर्गियों को, उसे दड़बा बोला जाता है। तो उसमें मुर्गियों को घुसाने के लिए जिसके हाथ में जो भी बाँस, छड़ी या लकड़ी जैसा कुछ लगा, वो लेकर उनको मुर्गियों को हाँकने लगे। हाँकने का मतलब होता है जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इस काम को करने के लिए सारे बच्चे लग गए और चिल्लाने लगे, चल दड़बे मुर्गियों को कहने लगे। लेकिन मुर्गियाँ किसी की सुनती थोड़ी है ऐसे। तो बच्चे बोलते हैं कि उन मुर्गियों को ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे खिलाफ भड़का दिया, हमारे विरुद्ध भड़का दिया, और वो ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी, जिसे जहाँ जगह मिली उधर से कूद फांद के निकलने लगी। 2 मुर्गियाँ खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी का वर्क लगा रही थी, उस पर से दौड़ती फड़फड़ाती उड़ गई। तो पता पड़ा क्योंकि मुर्गियाँ ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ नहीं सकती, तो रसोई घर में जहाँ पर खीर के प्यालों पर चांदी का वर्क लगाया जा रहा था, वहाँ से दौड़ती हुई उड़ी। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। तो जब मुर्गियाँ खीर के प्यालों पर से उड़ी तो ऐसा लगा जैसे कोई तूफान निकल गया, अभी तूफान गुजरा है यहाँ से, और जो प्यालों में खीर थी वो उछलकर जो दीदी उन पे वर्क लगा रही थी उनके कामदानी दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लग गई। कामदानी कहा जाता है जिस पर कढ़ाई का काम किया हो, सलमे सितारे और कशीदे का काम किया हो। तो उस कामदानी के दुपट्टे और उनके जो अभी सिर धोकर आई थी, वो नहा कर आई थी, तो उन धुले हुए बालों में और उनके कपड़ों पर गिर गई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा। तो अम्मा उस समय हो सकता है पान खा रही होंगी या पान लगा रही होंगी, तो उस पानदान के ऊपर वो जाके कूद पड़ा और उसमें जो चूना और कत्था था उसमें उसने पंजे भर गए। लुथड़े मतलब सन गए, भर गए चूने और कत्थे में। तो उसी से, उन गंदे पंजों से ही वो जो अम्मा थी, नानी अम्मा थी, उनके सफ़ेद साफ धुले हुए जो चादर थी सफ़ेद दूध जैसी, उस पर अपने पंजों के निशान मारता हुआ निकल गया। छापे मारना मतलब निशान बनाना, तो अपने पंजों के निशान वहाँ पर बनाता हुआ निकल गया। अब आगे, एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मौरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियाँ बेनकेल का ऊँट बने चारों तरफ दौड़ रही थी, एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तो लेखिका लिखती है आगे कि जो मुर्गियाँ थी, कोई इधर भागी कोई उधर भाग रही थी। तो एक मुर्गी जो थी वो दाल की पतीली यानी दाल के भगोने पर उसने छलांग मारकर भागी और सीधी जाकर जो पास में नाली थी उसमें जाकर तेज़ी से फिसल गई। तो वह जिस तेज़ी से फिसली, तो वहाँ का जो कीचड़ था नाली का, वो पास ही जो मौसी जी हाथ मुँह धो रही थी उनके मुँह पर गिरा। और इस तरह सारी मुर्गियाँ बेनकेल का ऊँट बने चारों तरफ दौड़ रही थी। नकेल बोलते हैं जानवरों के नाक में पहनाई जाने वाली रस्सी, उसकी वजह से वो नियंत्रण में रहते हैं। तो बेनकेल यानी कि बिना नकेल के ऊँट जिन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, तो वे इधर से उधर भागते रहते हैं। तो मुर्गियाँ भी इसी तरह से बेनकेल के ऊँट बनी हुई इधर से उधर भाग रही थी, दौड़ रही थी। लेकिन एक भी मुर्गी के दड़बे में जाने को राजी न थी, एक भी मुर्गी अंदर नहीं जा रही थी दड़बे में। अब कुछ लोग जो मुर्गियों के साथ लगे हुए थे, उनमें से किसी को सूझा कि जो भेड़ें आई हैं अभी लगे हाथों, उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। उन्हें तो दड़बे में नहीं डालना होता है, लेकिन उनको दाना खिलाना होता है। तो दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर
जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। सूप कहते हैं अनाज या जो भी गेहूँ बाजरा है चावल है उनको फटकने का जो उपकरण होता है, जो सीकों से बना हुआ होता है, उसे सूप कहते हैं। तो सूप में कोई दाना लेकर उनके लिए आया तो उसको देखकर जो भेड़ें थी वो दिन भर की भूखी थी और उसे देखकर सारी की सारी एक साथ सूप की तरफ झपटी। तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया, एकदम इतनी सारी वो भेड़ें इकट्ठी हो गई, भागी सूप की तरफ। लष्टम पष्टम का मतलब होता है जैसे तैसे भागकर। और उन्होंने आगे भेड़ों की चाल पसंद है, सॉरी मशहूर है, क्योंकि भेड़ें एक दूसरे के पीछे चलती रहती हैं। वो ये नहीं देखती कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या गलत, वो एक दूसरे के देखा देख आगे चलती जाती हैं। तो इसी तरह से जब एक भेड़ भागी तो बाकी सारी भी उसके पीछे भागी और भागकर जो पलंग बिछे हुए थे या जो तख्त बिछे हुए थे उन पर जाकर, जहाँ पर सूप रखा था उस पर वो सारी की सारी चढ़ गई। अब रास्ते में जितने भी बर्तन या सामान जो भी आया उसको टकराती, उससे उस पर गिराती वगैरह वहाँ से भागी और सूप पर झपटी। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती बैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गईं। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। तो जब भेड़ें सूप की तरफ भागी, अपने दाने के सूप की तरफ उसको देखकर उसकी तरफ भागी, तो उन्होंने कोई भी रास्ता है कहाँ से जाना कैसे जाना वो नहीं देखा। वो तो चाहे रास्ते में पलंग हो, तख्त हो, कुछ भी हो, कुछ भी सामान रखा था, कुछ बर्तन रखे थे, तो सबसे गिराती कूदती फांदती उन पर से उछल कूद कर जाने लगी। तो सबसे पहले बानी दीदी का दुपट्टा एक तख्त पर फैला हुआ था, जिस पर उन्होंने गोखरी, चंपा और सलमे सितारे रखकर बड़ी बुआ मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। तो गोखरी, चंपा या सलमे सितारे जो दुपट्टे को सजाने के लिए काम में लिए जाते हैं, इनको उसने उस दुपट्टे पर फैला रखा था और वो अपनी बुआ मुगलानी बुआ जो थी उनको उसके बारे में कुछ बता रही थी। तो भेड़ें तो बिना कुछ सोचे समझे निसंकोच, बिना शर्म के संकोच किए सबको रौंदती हुई और मेंगनों का छिड़काव करती हुई उस पर दुपट्टे पर से भी दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जब वहाँ से भेड़ें निकल गई तो ऐसा लगा जैसे कोई तूफान गुजरा हो अभी अभी यहाँ से, और वो ऐसा लग रहा था जैसे जर्मनी ने अपनी सेना के साथ टैंक और बम्बारों के साथ में हमला कर दिया हो, छापा मारा हो और सब तहस नहस करके वहाँ से निकल गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। तो जहाँ जहाँ से भी बच्चे वो सूप लेकर निकले, वहाँ उनके पीछे पीछे भेड़ें भी उनकी गंध सूंघती हुई सब कुछ खराब करती हुई, नुकसान करती हुई, हमला करती हुई वहाँ से गुजरी। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उसी में आगे एक पलंग पर हज्जन माँ जो थी वो मुंह ढककर अपना सो रही थी। उन पर से भी भेड़ें दौड़ी, बिना ये देखे कि कोई सो रहा है, ये तो वो समझती नहीं है भेड़ें, वो तो बस उन्हें चलना होता है, तो दौड़ी वहाँ से भी। तो जो हज्जन माँ थी वो उनके बारे में बताया है कि वो पता नहीं किन महलों की सैर कर रही थी, तो सब मुंह ढका हुआ था तो उन्हें कुछ दिखा नहीं, और वो जब भेड़ें उनके ऊपर से गुजरी तो वो सपने में ही चिल्लाने लगी, मारो मारो करके चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो।
भेड़ को चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल ये समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। तो आगे लिखा है लेखिका ने कि जब सूप वहाँ से गुजरा तो आगे रास्ते में तरकारी वाली बैठी थी। तरकारी वो अपनी मटर की फलियाँ रसोइये को तोलकर दे रही थी। तो जो भेड़ें थी वो सूप को तो भूल गए, दाने को भूल गए, और जो हरी सब्जियाँ उस तरकारी यानी सब्जियाँ जो दिख रही थी उसकी टोकरी पर टूट पड़ी। तो अपनी जो सब्जी वाली थी वो अपनी सब्जी बचाने के लिए, टोकरी बचाने के लिए सब्जी की सीना ताने मतलब उनके सामने खड़ी हो गई और उन्हें मारने लगी, क्योंकि उसके पास तो कोई हथियार था नहीं, कुछ उपकरण था नहीं जैसे लकड़ी डंडा वगैरह। तो वह हाथों से ही उन्हें मारने लगी। लेकिन अगर आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो आप ये अच्छे से समझ सकते हैं कि क्योंकि उनके जो बाल होते हैं वो रुई का काम करते हैं, ऊन का काम करते हैं, उसी से ऊन बनती है। तो उनको जब मारा जाता है तो ऐसे लगता है जैसे हम किसी रुई के तकिए को कूट रहे हों। और भेड़ें क्योंकि अपनी जो ऊन होती है, उनके रोए जो होते हैं, उससे उन्हें चोट लगती नहीं, तो और वो ये समझती है कि आप उनके साथ खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तो उल्टा वो आप पर चढ़ बैठती है, मतलब आपके साथ और ज़्यादा आपके ऊपर चढ़ने लगती है। और जब सब्जियां हों आप उसके सामने तो बस उन्हें तो और कुछ नहीं चाहिए। तो छिलके समेत ही सब्जियां पूरी खा गई, अपने पेट की कढ़ाई में झोंकना मतलब कि वो सारी सब्जियां बिना छिलका हटाए भी खा गई।